लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी क्वांटिटी के बारे में समझा था। अब हमें देखना होगा कि ये क्वांटिटी जो थी उसके ऊपर टेम्परेचर की क्या इफेक्ट होती है। तो देखो यहाँ पे जो मास परसेंटेज है, पीपीएम था, मोल फ्रैक्शन है, मोलालिटी है, वो सब इंडिपेंडेंट होगी टेम्परेचर से। इन सब के ऊपर टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि जो राइट साइड में है मोलारिटी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम, ये सब टेम्परेचर के साथ वेरी होगी। ऐसा होने का रीज़न क्या है भाई? देखो, जो क्वांटिटी के अंदर वॉल्यूम टर्म आता है वो हमारी टेम्परेचर के साथ वेरी होगी। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है सॉल्युबिलिटी के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि होमोजेनियस सॉल्यूशन किसको कहते हैं। होमोजेनियस सॉल्यूशन एक बार बन जाए तो उसकी सॉल्युबिलिटी हम कैसे मेज़र करेंगे वो हमें पढ़ना है। होमोजेनियस मतलब क्या? एक बार सॉल्यूशन बनने के बाद वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए, आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल को, तो उसको आप बोलोगे होमोजेनियस सॉल्यूशन। अब देखो, सॉल्यूशन बनने के बाद होता क्या है, सॉल्यूट के आजू बाजू में सॉल्वेंट आ जाएंगे और सॉल्वेंट के आजू बाजू में सॉल्यूट आ जाएगा। ये हमारे पास मेन सिनेरियो रहता है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। अभी हम क्या करते हैं, टेम्परेचर और सॉल्यूशन का रिलेशन देख रहे थे। प्रेशर के साथ देखो, जितना प्रेशर ज़्यादा करोगे वो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। अभी हम जो केस देख रहे थे वो किसके लिए था? गैस के लिए। तो ध्यान क्या रखोगे आप, गैस के लिए प्रेशर डिपेंड करता है उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर। बट अगर आपके पास सॉलिड है तो सॉलिड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सॉलिड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे क्या था क्या नहीं है। घूम फिर के बाद क्या है, सॉल्युबिलिटी है हमारी, वो गैस के केस में प्रेशर डिपेंड करेगी, सॉलिड के केस में नहीं करेगी। अब देखते हैं सॉलिड को लिक्विड में डिसोल्व करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे मेजर की जाएगी। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड्स इन अ लिक्विड। तो सॉलिड को लिया हमने, लिक्विड में डाल दिया। तो यहाँ पे दो पैरामीटर के ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी। सबसे पहला नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दूसरा हमारे पास होगा टेम्परेचर। ये दोनों पैरामीटर आपको समझने होंगे। देखो कैसे, हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर से कैसे पता लगेगा। नेचर इन द सेंस कि आपके पास आयोनिक कंपाउंड है या नॉन आयोनिक। मान लो कि आप लेते हो, उसमें सॉल्ट डालते हो एक बीकर में और दूसरे में डालते हो शुगर, और दोनों को आप मिक्स करने की ट्राई करोगे, तो दोनों सेम अमाउंट में मिक्स होंगे क्या? नहीं, ज़रा भी नहीं। यहाँ पे जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है सोडियम क्लोराइड का और टेबल सॉल्ट का, वो दोनों ही हमको अलग अलग देखने को मिलेगा। मतलब दोनों डिजोल्व होते हैं बट थोड़े बहुत अलग अमाउंट में। अब दूसरा केस देखो, या तो डिजोल्व तो हो ही जाते थे, नमक था या शुगर था, दोनों ही डिजोल्व हो गए थे। अब हम बात करते हैं नेपथलीन की और एंथ्रेसिन की, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको आप डाल करके मिक्स करोगे, चाहे जितना मर्जी कर लो, ये मिक्स होंगे ही नहीं। क्यों मिक्स नहीं होंगे? क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मान लो कि आपने कॉपर सोल्ट ले लिया, कॉपर सल्फेट लेकर के आपने मिक्स किया, यस वो हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ पार्टिकल हमारे मिक्स होते हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। अगर उनको इजी वे में मिक्स नहीं हो रहा है तो आप उसको सेक करके अच्छे से मिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दो टेंडेंसी और देखने को मिली, एक में पार्टिकल नीचे आ गया, एक में तो ऊपर गया। तो ये जो सारे केस हम पढ़ रहे हैं वो सब अलग अलग कंपाउंड थे। शुगर हमने डाला, सोडियम क्लोराइड डाला था तो वो मिक्स हो गया था। ये मिक्स होने का रीज़न क्या है कि ये आयोनिक पार्टिकल थे। तो आयोनिक जो भी पार्टिकल होंगे वो डिजोल्व हो जाएंगे। जो नॉन आयोनिक पार्टिकल थे जैसे कि बेंजीन और नेपथलीन, या फिर बेंजीन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब हमारे ऑर्गेनिक में डिजोल्व होंगे। तो देखो, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिक्स करना है तो आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिए। देखो यहाँ पे मिक्स हो गए, मतलब ये अब हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्स हो जाते हैं। अगर मैं कॉपर सल्फेट को लेकर के कोई ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में डालना चाहूँ तब वहाँ पे चांसेस बहुत कम है। जब वो सोल्यूबल होता है तब क्या होता है, सोल्यूट के आजू बाजू में सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के आजू बाजू में सोल्यूट, ऐसे आ जाते हैं। वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्सेस होता है वांडरवाल से आयोनिक टाइप का, तो ये सॉल्यूशन हमको बनता हुआ देखने को मिलता है। तो अब तक जितने भी पैरामीटर हम डिस्कस कर रहे थे वो सब हमारे था नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। तो हमें ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, घूम फिर के लाइक डिजोल्व लाइक। अगर आपके पास सॉल्यूशन बनाना हो तो यहाँ पे तीन टाइप के फोर्स आपको देखने होंगे। कौन से फोर्स? देखो, फर्स्ट डायग्राम में आपको सब सॉल्यूट के फोर्स दिखाए हुए हैं। थर्ड डायग्राम में आपको दिखा हुआ है सॉल्वेंट का फोर्स।
और बीच वाले में सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो दिखाया था। अब हमें देखना होगा सॉल्यूशन बना करके कि उसके ऊपर नेचर के अकॉर्डिंग कैसे वेरिएशन आता है। मान लो कि हम कॉपर सल्फेट का एग्जांपल लेते हैं। कॉपर सल्फेट को हमने पानी में मिक्स कर दिया, ब्लू कलर का वहाँ सॉल्यूशन बन गया। अब मान लो कि आप और डालते हो, कॉपर सल्फेट हमने और ज़्यादा डाला, फिर उसको मिक्स करने के डिसोल्व करने की ट्राई करते हैं तो थोड़ा सा बच जाएगा। ये जो थोड़ा सा बच जाता है एक्सेस, उसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक बार बन गया सो बन गया। ये आपके पास इक्विलिब्रियम में प्रोसेस होती है, पहले आकर के अटैच होंगे, फिर रिमूव होंगे, अटैच होंगे, रिमूव होंगे, ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। सो द प्रोसेस ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ रिवर्सिबल इन अ नेचर। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना था। आपके पास ये जो प्रोसेस होगी वो बार बार होती रहेगी। तो यहाँ पे जो पड़ा हुआ है वो एज इट इज़ फिक्स नहीं होगा। नए पार्टिकल अंदर जाएंगे, पुराने पार्टिकल बाहर आएंगे, ये आपको कंटिन्यू देखने को मिलता रहता है ना। तो जो अभी अटैच हो रहे हैं नए पार्टिकल, वो नया कॉपर सल्फेट होगा, वहाँ से भी आएंगे, और जो पुराने अटैच थे वो ब्रेक होकर के वापस सॉल्यूशन में चले जाएंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम बिटवीन दी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। मान लो कि आपने और नया डाला, जैसे ही बहुत सारा डाल देते हो तब सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। इसको बोलेंगे हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें पीपीटी हमको क्लियर कट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं टेम्परेचर के साथ उनका रिलेशन। हमने मिक्स कर दिया, मतलब सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया था। मिक्स करने पे जितना हो रहा है उतना हम पहले मिक्स करते हैं। अगर मिक्स हो गया तो वो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है, और एक्सेस बच गया तो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमारे पास पैरामीटर कौन सा होगा टेम्परेचर के सेंस में। हीट करते हुए देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी में क्या वेरिएशन आ रहा है। देखो, जब भी आपका सॉल्यूशन बनता है तब वहाँ पे दो टाइप की पॉसिबिलिटी होती है कि आपके पास जो सॉल्यूशन बनने की प्रोसेस है वो हमारे पास जो आयोनिक बॉन्ड या फिर मेटालिक बॉन्ड थे वो ब्रेक करती है। आपने देखा था क्रिस्टल फॉर्म में होता है, क्रिस्टल ब्रेक्स होते हैं। क्रिस्टल ब्रेक होने के बाद ये वाटर के मॉलिक्यूल बाजू में आते हैं, तब कुछ एनर्जी और रिलीज होती है। तो ये जो दोनों एनर्जी है उसके बेसिस पे हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो टाइप की रिएक्शन देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि हीट है वहाँ पे रिलीज होगी, मतलब आप जब डिसोल्व करते हो तब डिसोल्व करने पे आपकी हीट रिलीज होगी। हीट लिबरेटेड इन द डिसोल्विंग प्रोसेस इज हायर देन हीट रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉन्ड। तो ली सेटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसे केस में हीट होगी वो आपकी रिलीज हो रही है, तो जितना आप हीट करोगे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मतलब हमारे पास हीट जब रिलीज होती हो और उसी को आप हीट करो तब आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट होते हुए देखने को मिलेंगे। इसका अगर आप ग्राफ देखो तो आपको ऐसे डाउनवर्ड्स ग्राफ देता हुआ देखने को मिलता है। ये कब होगा आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, मतलब क्या, जितना हीट करोगे उतना सॉल्युबिलिटी कम होगा। दूसरी होगी हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हीट गिवन ऑफ इन द डिसॉल्विंग रिएक्शन इज लेस देन हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सॉलिड अपार्ट। तो यहाँ पे आपको हीट बाहर से देनी होगी। इसका अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है तो आपको हीट प्रोवाइड करवानी होगी। मतलब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड हीट आ गई है, तो जितना ज़्यादा हीट करोगे उतना अच्छा सा सोल्यूबल होगा। आप जितना हीट करते जाओगे उतना सॉल्यूशन आपका प्रॉपर वे में अच्छे से बनता जाएगा। सो ये हमारे पास क्वाइट सिंपल टाइप का रिलेशन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का अगर आप ग्राफ देखोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया उसकी सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल ग्राफ में दिखाए हुए हैं NaCl, KNO3 वगैरह के। अब देखो, सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन है वो मेडिसिन में, फर्स्ट एड बॉक्स में, वहाँ सब जगह किया जाता है। देखते हैं कैसे। एमोनियम नाइट्रेट इज़ यूज इन इंस्टेंट कोल्ड पैक। इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस दैट इज़ इट रिक्वायर्ड हीट। सो इसको हीट एब्जॉर्ब करने के लिए हम काम में ले सकते हैं। हीट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग एंड द पैक फील्स कोल्ड। तो जब भी आपको बुखार बुखार आ गया तो उसका पैकेट लगा लो, काम हो जाएगा। और एक देखो यहाँ पे, solubility of a solid in a liquid is independent of a pressure since solid and liquid do not compress appreciably when the pressure is increased। तो यहाँ पे लिक्विड के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता वो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है
गैस की सॉल्युबिलिटी हम चेक करेंगे लिक्विड में कितना है। HCl हम डालते जाएंगे, यहाँ पे प्रेशर के अकॉर्डिंग वेरिएशन देखने को मिलता है। देखो 2 पॉइंट दिए हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाइज एट 34.55 एटमॉस्फेयर। तो ये देखो आपको ग्राफ में दिखाया हुआ है कि जैसे ही वहाँ पे आपका जो सोलिबिलिटी है वो 20 टेम्परेचर पे कितना था, 1.5 जितना। ऑक्सीजन का भी आपको दिया हुआ है, ऑक्सीजन हमको बहुत ही कम सोलिबिलिटी करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हम समझाने की ट्राई कर रहे हैं कि नेचर के अकॉर्डिंग सोलिबिलिटी कैसे वेरी होगी। आपके पास पार्टिकल का जो नेचर होगा वो भी डिसाइड करेगा कि सोलिबिलिटी कहाँ से वेरिएशन हो रहा है। देखो पानी के अंदर कुछ गैस डिजोल्व होते हैं पहले से। अब जितना आप प्रेशराइज करोगे, प्रेशराइज करने से ज़्यादा सोल्यूबल होंगे। अगर हम पार्टिकल की बात करें तो ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। थोड़े गैस के पार्टिकल अंदर आएंगे, थोड़े पार्टिकल बाहर जाते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू रहता है। यहाँ पे पूरा हमको इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे P2 इज ग्रेटर देन P1, मतलब हमने प्रेशराइज किया। जैसे ही प्रेशराइज करोगे गैस के पार्टिकल नीचे चले गए। तो देखो सेकंड केस में आपको प्रेशराइज करने पे पार्टिकल नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। तो जितना प्रेशराइज करोगे उतना पार्टिकल ज़्यादा होगा। तो हम ये समझेंगे कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जबकि P1 केस में देखोगे तो आपको पार्टिकल ऊपर थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, नीचे बहुत कम पार्टिकल हैं। तो एक छोटा सा वेरिएशन आपको याद रखना होगा कि गैस के अंदर प्रेशर डिपेंड करता है। अब इसका जो रिलेशन है वो विलियम हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। उसी के नाम से हम हेनरीज लॉ पढ़ते हैं। ये लॉ इंपॉर्टेंट है, समझना होगा आपको। एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। जॉन डाल्टन ने भी यही बात बताई थी, बट उनकी जो टर्मिनोलॉजी थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। उन्होंने क्या बताया था, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज अ फंक्शन ऑफ अ पार्शियल प्रेशर। तो सिर्फ लैंग्वेज अलग है, टर्म्स अलग है, बाकी मीनिंग तो सेम है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की अगर आप बात कर रहे हो तो वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। सॉल्युबिलिटी हम दिखाते हैं कि इसमें मोल फ्रैक्शन में सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करने की टेंडेंसी है, वो मोल फ्रैक्शन है। अब देखो ये बैरोमीटर है, जो आपको यू शेप की ट्यूब दिख रही है वो बैरोमीटर है। हमने क्या किया, एक ले लिया ट्यूब जैसा ग्लास का, उसमें कुछ गैस और लिक्विड भरा हुआ है। अब ये कॉमनली बताया इसका लॉ क्या था, तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जितना गैस सॉल्यूशन में जितना गैस डिजोल्व होगा उतना ही वहाँ पे ज़्यादा आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। ज़्यादा डिजोल्व होगा तो ज़्यादा प्रेशर, तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। एक बात समझ में आई। या फिर अब प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है तो P इज इक्वल टू KH.X। यहाँ पे जो KH है वो हेनरीज कॉन्स्टेंट है। हमने प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लिखने ना लिखना हो तो ये लिख सकते हो आप, KH.X लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ये ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का। ये इक्वेशन है वो कैसा है, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का। तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। मोल फ्रैक्शन वर्सेस प्रेशर का आप अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ हमको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है। मतलब क्या हुआ, प्रोपोर्शनल है, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ पे अगर आप दो अलग अलग वैल्यू लोगे प्रेशर की तो आपको वहाँ पे स्लोप मिलेगा, और स्लोप मतलब आपको KH की वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ पे अभी टेबल आपको दी हुई है, उसको कंपेयर करो। यहाँ पे KH की वैल्यू दी हुई हमको बार यूनिट में, किलो बार यूनिट में। हमारे पास टेम्परेचर है और कुछ गैसेस हैं। आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना होगा 2 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन की वैल्यू को। देखो जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है ये KH की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है ना। KH की वैल्यू इंक्रीज हो गई टेम्परेचर के साथ। ये आपको दोनों में देखने को मिला हुआ है। दूसरा देखोगे कि आपके पास जैसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आप कंपेयर करते हो वहाँ पे भी कैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, KH की वैल्यू इंक्रीज हो गई। KH की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब क्या, सोल्युबिलिटी कम हो गई। हम एक बात को समझते हैं, गैस और सॉल्वेंट को मिक्स कर दो सॉल्यूशन और हीट लिबरेट होगा। मतलब ये जो हमारे पास रिएक्शन थी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। गैस और लिक्विड का मिक्स होना मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम में होती है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर हीट करोगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। यहाँ पे समझाना क्या चाहते हैं कि अगर आप गलती से इसको हीट कर देते हो तो आपके पास जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाएगी।
वेट अ मिनट। तो बात क्या थी कि अगर आपके पास गैस और लिक्विड दोनों कंबाइन है, इसको आप अगर हीट करते जाते हो तो हीट करने पे आपको देखने को मिलेगा कि जो गैस डिजोल्व हो चुका था अभी वो छोड़ करके जा रहा है, गैस वहाँ से रिमूव हो रहा है। ये हमने क्या देखा कि सोल्युबिलिटी हमारे पास जो थी वो कम होती जा रही है। देख रहे हो आप, बबल बन रहा है। बबल बन रहा है मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे सोल्युबिलिटी कम हो गई। अब देखो, हॉट वाटर टेस्ट फ्लैट्स बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन इट हैज़ बीन एक्सपेल्ड बाय द हीटिंग। तो आपने गर्म किया हुआ पानी पियोगे तो आपको फीका लगेगा क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं है। हैव यू एवर वंडर वाई एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन अ कोल्ड वाटर रादर देन दी वार्म वाटर। तो जो मछलियाँ होती है उनको ठंडे पानी में मज़ा आता है, गर्म पानी में उसको जमता नहीं है। तो वो हम देखेंगे कि उसका रीज़न क्या है। देखो होगा क्या, ठंडे पानी के अंदर उनको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलेगा, ऑक्सीजन वहाँ पे ज़्यादा होता है तो रेस्पिरेशन आराम से कर लेंगे। अब समझते हैं रेस्पिरेशन, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। इंडस्ट्री के अंदर देखना होगा, बायोलॉजिकल सॉल्यूशन के लिए क्या होगी एप्लीकेशन वो देखेंगे। इंडस्ट्री में देखो, जो आप थम्स अप पीते हो, कोको कोला पीते हो, वो सब कार्बन कंटेनिंग हमारे पास लिक्विड आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग। इसमें हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा गैस पास करेंगे। गैस पास करते हैं तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर रखा जाता है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना गैस डिजोल्व ज़्यादा होगा। जैसे आप ओपन करते हो बोतल, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। थम्स अप, कोको कोला, सब में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तो यहाँ पे कितना प्रेशर रखना होगा वो हम हेनरीज लॉ के ऊपर से डिपेंड करते हैं। तो ये जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग या फिर गैस वाली लिक आती है उन सब में ये एप्लीकेबल होगा। दूसरा, स्क्यूबा ड्राइवर्स के लिए एप्लीकेशन देखो। स्क्यूबा ड्राइवर्स जो सिलेंडर भर के जाते हैं उसके अंदर प्रेशराइज किया हुआ गैस होता है, बट वहाँ पे सिंपल ऑक्सीजन नहीं रखते हैं। हम वहाँ पे 2-3 गैस का मिक्सचर करेंगे। अब देखो, नाइट्रोजन भी वहाँ पे हो जाए अगर, तो नाइट्रोजन मान लो कि हमने मिक्स किया हुआ है एयर के जैसे ही, तो क्या होगा, पहला ब्लड सेल में डिजोल्व होगा, डिजोल्व हो जाएगा बहुत ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा है इसलिए। अंडर वाटर आप जाओगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा डिजोल्व होगा। फिर दिक्कत क्या होगी, जब आप अपर लेवल पे आते हो, स्क्यूबा ड्राइवर क्या करता है, वाटर सरफेस पे आता है, तब ये जो नाइट्रोजन गैस डिजोल्व हुआ था वो बबल के फॉर्म में जनरेट होगा और स्टक कर देगा। देखो यहाँ पे स्टक हो गया है, अगर आप ध्यान से देखो तो ब्लड सेल अभी बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो हुआ क्या, समझो फिर से, समंदर के अंदर गया, प्रेशर ज़्यादा था तो नाइट्रोजन गैस ज़्यादा डिजोल्व हो गया, बट जैसे ही वो सरफेस पे आता है प्रेशर कम है बाहर, तो बाहर कम प्रेशर होने की वजह से वो गैस बबल के फॉर्म में वापस जनरेट होगा और ये बबल है ब्लड के फ्लो को रोक देंगे। तो ऐसी सिचुएशन को हम जॉइंट बोलते हैं, मतलब आपका हाथ पैर वर्क नहीं करेगा, आप हाथ हिलाना चाहोगे नहीं हिलेगा, तो फिर वो वापस डूब जाएगा स्क्यूबा ड्राइवर्स और मर जाएगा। अब ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस वहाँ पे नहीं लेते हैं, हम नाइट्रोजन की जगह पे दूसरे कोई गैस लेते हैं जो पानी में बहुत ही कम सोल्यूबल हो। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो आपके पास ये 3 गैस लिए जाते हैं। ऑक्सीजन तो लेना ही पड़ेगा 32.1%, साथ में नाइट्रोजन लेते हैं बट वो कम लेते हैं, 80% नहीं लेते हैं, 56.2%। जबकि हीलियम लिया जाता है 11.7%। हीलियम हमारे पास लो सोल्यूबल गैस है तो उससे हमें ये दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास जो जॉइंट वगैरह के प्रॉब्लम थे वो देखने को नहीं मिलते। सो इट इज़ ऑल अबाउट द सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। हमारे पास ये टॉपिक हमको कंप्लीट करना था, बाकी जो टॉपिक है हमारे पास राउट्स लो वाला वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बट एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं, जो माउंट क्लाइंबर होते हैं वो पर्वत पे जाते हैं तब भी आपको प्रेशराइज कम होते हुए देखने को मिलता है, तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर के जाते हैं, तो कम ऑक्सीजन हो तो वहाँ सिलेंडर में से वो ले सके। और ये सिलेंडर में हेनरीज लॉ का यूज़ होता है गैस भरने के लिए। लो ऑक्सीजन सप्लाई इन अ टिश्यू, वीकनेस, ये ऑक्सीजन कम होगा तो देखने को मिलेगा। इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, ये सारे प्रॉब्लम होंगे एनोक्सिया की वजह से, मतलब ऑक्सीजन अगर नहीं दोगे तो। बट अगर आपने उसको सिलेंडर के साथ भेज दिया, सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन होगा, वो सांस लेगा ऑक्सीजन से भरपूर, तो दिमाग तेज़ी से चलेगा, जॉइंट्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। बाकी सब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ये प्राइमरी वाला है वो
टॉपिक हमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना होगा। अब जितना आज पढ़ाया हुआ है वो सब लिख करके सेंड कर देना। थैंक यू वेरी मच, आज इतना रखते हैं।